जय हिंद दोस्तों। भारत के संविधान के इतिहास से जितना क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, लगभग 74 या 75 क्वेश्चन हमारे पास है, वो सब क्वेश्चन आज आप लोगों को कराया जाएगा। ओके, वीडियो पे लगातार बने रहिए, जिससे आपको हर एक क्वेश्चन केवल क्या है सुनना है, ध्यान लगा के सुनिएगा, पूरा क्वेश्चन आप लोगों का तैयार हो जाएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया आपका एसएससी ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 13 सितंबर 2017 में पूछा गया था। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वयं सत्ता प्रदान की गई थी? मतलब भारत के जो प्रांत थे उनको खुद को सत्ता जो प्राप्त हुई थी वो किस अधिनियम द्वारा मिली थी? भारत सरकार अधिनियम 1935। मैक्सिमम अधिनियम जो मिलेगा आपको 1935 से ही मिलेगा। ठीक, अभी देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ वर्ष 1935 के अधिनियम पर आधारित है। मतलब कह रहा है जो भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा है ना, मैक्सिमम कहाँ से लिया गया? 1935 से लिया गया है। वर्ष 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पहला क्या है? पहला संघात्मक सरकार की स्थापना। क्या? संघात्मक सरकार की स्थापना। दूसरा जो था केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किसके तहत? 1935 के तहत। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वयं सत्ता शासन की स्थापना इसी के आधार पे हुआ था। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल 1935 के साथ हुआ था। प्रांतीय शासन व्यवस्था ये भी 1935 के हिसाब से हुआ था। प्रांतीय विधानमंडल 1935 के हिसाब से। केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन जो आज इस समय है वो भी किसके द्वारा है? 1935 के द्वारा। फेडरल न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा? 1935 के द्वारा। ठीक, आपका एक पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन स्लाइड पे आएगा। भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? जो भारत का संविधान है उस पर सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? अब किसका माना जाता है? यूएसए का संविधान, सोवियत रूस का संविधान, ब्रिटिश संविधान, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। आपका ये जो होगा डी होगा। अभी जो बताए थे ना मैक्सिमम कहाँ से लिया गया था? डी से, मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ये तो आपको पूरा बता ही दिए। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी दूसरे का देखिए यहाँ पे वर्णन किया गया है। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा बहुत कुछ भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान के लगभग 2/3 तत्वों को वर्ष 1935 अधिनियम से ही लिया गया है। मतलब 2/3 मतलब क्या है? बहुत अधिक से अधिक को कहाँ से लिया गया? 1935 के अधिनियम से ही भारत के संविधान में ले लिया जाता है। फिर अतः कहा जा सकता है कि इसका भारत के संविधान पर अधिक प्रभाव है। सर्वाधिक प्रभाव किसका है? 1935 का है। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा जो आता है शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? शासन दृढ़ राज्य होना। क्या? दृढ़ राज्य होना। आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है। जो एकात्मक पद्धति होती है उसमें क्या होता है? केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य मतलब राष्ट्र को क्या है? सुदृढ़ता प्रदान करता है। राज्य को क्या प्रदान करता है? सुदृढ़ता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? जैसे कहा जाता है पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? मतलब भारत देश का है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। उसी तरीके से पूछ रहा है निम्न में से 4 देश आपके सामने दिया गया है, किसके पास अलिखित संविधान है? मतलब आज तक उसका संविधान लिखा नहीं गया है। 2006 में पूछा गया था। ये आपका आ जाएगा यूके मतलब ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। यूके का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएस, पाकिस्तान एवं भारत के संविधान लिखित है। यूके में क्या होता है? संसद लोग बैठते हैं, वहाँ पे पारंपरिक
तरीके से ही निर्णय लिया जाता है, वहाँ पे लिखित कोई संविधान नहीं है। अब इसके बाद करते हैं, पांचवें की बात करते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम क्या है, अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? क्या? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? इसमें से कौन से थे? मतलब राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा निर्वाचित। अब इसमें से आंसर क्या होगा? देखिए पहले क्वेश्चन सही से पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ेंगे, संविधान द्वारा क्या है? जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, मतलब अधिनियमन मतलब क्या है? बनाया गया। उसके सदस्य कौन थे? मतलब जो संविधान बनाने के लिए, मतलब संविधान में बहस करने के लिए जब बन रहा था, उसकी बहस चल रही थी, उस समय जो चुन के आए थे वो कहाँ से आए थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। समझना, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए इसका वर्णन भी मिला है यहाँ पे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। विभिन्न प्रांत थे, प्रांतों द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संयुक्त क्या है? कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाला एक संविधान सभा का गठन किया गया। जब कैबिनेट मिशन आता है उसके कहने पे क्या होता है? तो एक संविधान सभा की गठन की जाती है। 1946 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। कितनी थी? 389। कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें से 292 क्या? 292 चल क्यों नहीं रहा? 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित। मतलब ऐसी भी विधानसभा थी जहां पे ब्रिटिश लोगों का शासन था। अपने भारत में ही क्या उपनिवेश बना रखे थे? ब्रिटिश प्रांत में भी, मतलब प्रांत अपने भारत के थे, बट ब्रिटिश लोगों का भी शासन था। वही कह रहा है कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या, सदस्य जो थे 389 थी। 389। फिर क्या हो जाता है? जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत विधानसभाओं से निर्वाचित थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि तथा 23 सदस्य देश की जो रियासतें थी, 93 सदस्य 93 सदस्य देशी रियासतें के प्रतिनिधित्व थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। थोड़ा तेजी से पढ़ा जाएगा, नहीं तो 76 क्वेश्चन है, हो नहीं पाएगा हम लोगों का। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? जब उस समय भारत के अंतःकालीन में कितने सदस्य थे? टोटल सदस्य जो थे, चल क्यों नहीं रहा? टोटल सदस्य जो थे 296 थे। कितने थे? 296। 296 सदस्य थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया हम लोगों का। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में आपात उपबंध से लिया गया है। भारतीय संविधान में एक आपात उपबंध है, वो किससे लिया गया है? वो लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। चलिए आगे, उसके आगे पढ़ते हैं हम लोग। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? क्वेश्चन नंबर सी, मतलब यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी, 1921 में। कब किया गया था? 1921 में। 1921 में क्या किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। इसके बाद आता है प्रथम केंद्रीय विधानसभा के बारे में कुछ जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। किसके तहत किया गया था? याद रख लेना, 1919 के अधिनियम के तहत। ठीक, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक हाइट। कौन थे? फ्रेडरिक हाइट थे। वहाँ पे स्पष्ट नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्रेडरिक, क्या नाम है? फ्रेडरिक हाइट। फ्रेडरिक हाइट एक
अंग्रेज थे, इनके द्वारा किया जाता है। समझ में आया? ये जब आते हैं 1921 से 1925 तक थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष, जो दूसरे अध्यक्ष थे, मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? फ्रेडरिक हाइट। कौन थे? फ्रेडरिक हाइट थे। दूसरे अध्यक्ष जो थे स्वराज पार्टी के विदुल, कौन थे? विदुल भाई पटेल। स्वराज पार्टी के, कहाँ से थे? स्वराज पार्टी के, स्वराज पार्टी के विदुल भाई पटेल, विदुल भाई पटेल। समझ में आया? दूसरे अध्यक्ष जो थे, प्रथम अध्यक्ष कौन था? फ्रेडरिक हाइट था, जबकि दूसरे अध्यक्ष स्वराज पार्टी के विदुल भाई क्या थे? विदुल भाई पटेल 14 अगस्त 1925 से 1930 तक के थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की जो संविधान सभा बनी थी वो किसके कहने पे बनाई गई थी? वो कैबिनेट मिशन के कहने बनाई गई थी। किसके कहने बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के कहने पर भारत की संविधान सभा बनाई गई थी। याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया। कब किया जाता है? कैबिनेट मिशन आता है, वो अपना सुझाव देता है, 1946 में संविधान सभा की गठन हो जाती है। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके लिए किया जाएगा? अरे यार, संविधान का निर्माण करने के लिए ही संविधान सभा का गठन किया गया था। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 आता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में, क्या निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? नियंत्रक महालेखा परीक्षक का सुझाव किस अधिनियम में दिया गया? अधिनियम जो आया 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम में दिया गया। अब 1919 के अधिनियम में दिया गया। फिर इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा। ग्यारह वाला क्वेश्चन नंबर 11। भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष जब भी पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष जब पूछा जाएगा तब डॉक्टर BR अम्बेडकर लगाया जाएगा। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ना कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अब भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? मतलब पूछा जाएगा संविधान सभा के अस्थायी सदस्य, अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी अध्यक्ष की अगर बात किया जाएगा आपका आएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। समझ में? अस्थायी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। सच्चिदानंद सिन्हा थे। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के आगे चल के प्रथम क्या बनते हैं? राष्ट्रपति भी बनते हैं। ठीक, यहाँ से 11 हो गया। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ये तो आप लोग मार ही चुके हैं। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहता है, बहुत लंबा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करती। भारतीय संविधान जो है केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप के कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज का भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो अब इसमें से जो आपका आएगा किससे है? न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, भाईचारा है। कौन सा आंसर हो जाएगा?
आपका आंसर डी हो जाएगा। न्याय भी है, स्वतंत्रता भी है, समानता भी है, भाईचारा भी है। आंसर नंबर डी। इसमें देखिए कहा गया भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करती, बल्कि लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक, ये हो जाएगा आपका, हो गया 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। उसमें देखिए 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहते हैं, स्वतंत्रवाद किसका मतलब इसमें है घोतक है। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? इसमें है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। अब देखिए क्या है इसमें, स्वतंत्रवाद क्या, स्वतंत्रवाद उदारवाद, स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार न्याय की बात नहीं की गई? लोकतांत्रिक। किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई? लोकतांत्रिक। अब देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है, जबकि लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए किया गया है, ना कि लोकतांत्रिक की बात की गई है। अब इसमें देखिए आर्थिक दिया है, सामाजिक दिया है, राजनीतिक दिया है, पर लोकतांत्रिक नहीं, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए भारतीय संविधान के प्रस्तावना में इस शब्द का उल्लेख है, बट वहीं पे लोकतांत्रिक शब्द का उल्लेख नहीं है। इसमें से मार देंगे ना हम लोग। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। संविधान के अंतर्गत क्या, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां से देख सकते हैं? संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां से देख सकते हैं? प्रस्तावना से। प्रस्तावना में ही पूरा वर्णन कर दिया गया। भारतीय संविधान का जो भी आदर्श है प्रस्तावना में वर्णन कर दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। अब जैसे क्या झलक मिलती है, देखिए प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य तथा उसका लक्ष्य प्रकट किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, भारत की मतलब संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया? मतलब किस रूप में घोषित किया गया? क्वेश्चन नंबर मतलब आपका ऑप्शन आएगा, सी आएगा। एक प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, उसके बाद लोकतांत्रिक गणराज्य। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर आपका सी, मतलब ऑप्शन सी सही है। फिर इसके बाद आते हैं डी पे, मतलब 18, क्वेश्चन नंबर 18 लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया, संविधान के प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान के प्रस्तावना में भारत को सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। 19 में संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया? स्वतंत्रता है, समता है, न्याय है, समाजवादी है। कौन सा आदर्श नहीं वो किया गया था? समाजवादी नहीं किया गया था। समझ में आया? 20 में क्या कहते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जनता के प्रतिनिधित्व का प्रभुत्व। अब इसके बारे में पढ़ लिया जाता है, क्या दिया गया है? लोकप्रिय प्रभुसत्ता
का अर्थ एक ऐसी शासन पद्धति से है, एक ऐसी शासन पद्धति से है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। क्या? जिसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, मतलब जैसे हम लोग सांसद विधायक चुन के भेजते हैं, वही है। ऐसे शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने तथा समय समय पर परिवर्तित करने का अधिकार होता है। क्यों नहीं? बार बार पार्टियां अलग अलग पार्टियों का सरकार बनती है, वही है। इस शासन प्रणाली का विकास सामाजिक समझौता सिद्धांत के आधार पर हुआ है। ध्यातव्य है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकतंत्र की शक्ति में सामर्थक है। क्या है? सार्थक है। समझ में आया? फिर इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 20, जिसका ऑप्शन है हम लोगों का बी। 20 के बाद दूसरे पेज पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या कहा गया है? भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? मतलब भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? आपका बनता है 26 नवंबर 1949 को ही बन गया था। 26 नवंबर 1949 को बन गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मर्पित किया गया तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू कर दिया गया, जबकि शेष संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अतः संविधान के पूर्णतः लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को है। समझ में आया? अब इसमें पूछा क्या था? पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? जो पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 नवंबर 1949 को बन गया था। अगर पूछा जाए पूरा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। 22 में भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ था? पूर्णतः पूछा है, नहीं तो अगर थोड़ा सा पूछता तो आपका 26 नवंबर होता। आपका कहाँ पे है? डी वाला ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? केवल एक बार किया गया है। भारतीय संविधान की उद्देशिका मतलब प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार बहिर्सभा संशोधन 1976 में किया गया। इसके द्वारा उद्देशिका समाजवाद, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया। इंदिरा गांधी उस समय शायद प्रधानमंत्री थी, उस समय किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? देखिए इसमें किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय, धर्मनिरपेक्ष का प्रयोग है, समाजवादी का है, सर्वसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य की है, बट संघीय का प्रयोग नहीं है। आया समझ में? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ है घोषित किया गया है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत क्या है? राज्यों का संघ है, पर संविधान में मतलब संविधान की प्रस्तावना में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। किसका उल्लेख नहीं है? न्याय का नहीं है, भ्रातृत्व का नहीं है, प्रतिष्ठा की समानता का नहीं है, वयस्क मताधिकार का नहीं है। हमारे संविधान के प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। भारत संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व एवं प्रतिष्ठा की समानता का
तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का होना उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? संविधान के निर्माताओं के मनोभाव, अरे यार ये तो दिख नहीं रहा, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंब, क्या है? आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं कहाँ से? उद्देशिका में। कहाँ पे होते हैं? उद्देशिका में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से देखते हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। कहाँ पे होते हैं? उद्देशिका में होते हैं। जो संविधान बना रहे थे उनके जो मनोभाव था, आदर्श था, प्रतिबिंबित होते हैं। यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका का निर्वहन करते हुए मार्गदर्शन करती है। इन बेरूबरी यूनियन 1960 मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। जो प्रस्तावना है वो संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली क्या है? एक प्रकार की कुंजी है। 27 में कहा गया है 27 क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? सब कहाँ पे हुआ है? आपको इसके पहले बताया गया था। संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं, मतलब संविधान में कहीं नहीं हुआ है। संघीय, अब देखिए भारतीय संविधान में संघ मतलब फेडरेशन शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट का प्रयोग हुआ है। फेडरेशन आपका फेडरेशन कंट्री अगर पूछेगा, अमेरिका जो है फेडरेशन कंट्री। अब फेडरेशन मतलब संघ। अब संघ का मतलब क्या होता है? ये जो संघ है, संघ का मतलब है उस देश के कई राज्य होंगे। क्या? कई राज्य होंगे। सभी राज्यों के पास अपना खुद का अधिकार होगा, कानून बनाने का अधिकार होगा, और उनका झंडा जो होता है नागरिकता। सबसे अच्छी बात है नागरिकता, दो नागरिकता होती है। हम लोगों के भारत में एक ही नागरिकता, हम लोग भारत के नागरिक हैं, ना कि हम जैसे यूपी के हैं, ना कि हम यूपी के नागरिक हैं। कोई राजस्थान का, राजस्थान का नागरिक वह कहेगा हम भारत के नागरिक हैं। बट संघ वाले जो होते हैं, जहाँ पे संघ होता है, फेडरेशन कंट्रियाँ होती हैं, वहाँ के जितने छोटे छोटे राज्य होते हैं वो वहाँ के नागरिक होते ही हैं, पर उस देश के भी नागरिक होते हैं। मतलब दो नागरिकता होती है, बट अपने यहाँ एक ही नागरिकता होती है। सबसे अच्छा अंतर यही होता है, राज्यों का संघ और संघ में यही अंतर है। यूनियन ऑफ स्टेट कौन सी कंट्री है? भारत। और अपने फेडरेशन की बात किया जाए, अमेरिका। 28 नंबर, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? सी, राज्यों का संघ। अभी पढ़ा के आए हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत क्या है? राज्यों का संघ है, भारत अर्थात इंडिया। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या कहा गया है। 29 में कहा गया है भारत संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आंसर ए, मार देना वहाँ पे सही हो जाएगा। 30 में क्या कहा गया है? संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा? राज्यों का संघ। क्वेश्चन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत को, इंडिया को भारत भी कहा गया है? अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, इंडिया अर्थात भारत। 32 में शक्तियों, इस सही हो जा, शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायिक पालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं? सरकार की संघीय स्वरूप की। किसकी? सरकार का संघीय स्वरूप का।
संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। क्या? संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है। ये जो विभाजन है प्रायः एक संविधान द्वारा, मतलब दो संविधान का, इसमें दो संविधान की बात नहीं होगी, एक ही संविधान द्वारा किया जाता है, जो देश के सर्वोच्च विधि होती है। चूँकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है, सरकारों के शक्तियों का जो विभाजन है वो एक लिखित संविधान द्वारा होता है, जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें। इसके लिए एक ऐसी क्या है संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निष्पक्षता से निपटारा निपटा सके। मतलब केंद्र और राज्य में अगर विवाद होता है तो उसका निपटारा कहाँ होगा? स्वतंत्र न्यायपालिका में होता है। समझ में आ गया? इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 33। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। क्या? संघ बनाकर राज्यों का गठन करना भारत में देखा जा सकता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक। भारत देखिए 34 में क्या कहा है? भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है, संघ राज्य क्षेत्र की संख्या है इसमें 7। उस समय की बात कर रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र की संख्या कितनी थी? 7। वर्तमान में भारत में संघ राज्य क्षेत्र की संख्या 7 है। कितनी है? 7 है। दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, ये जो थे ना ये गलत है। अब जो है अब संघ राज्यों की संख्या कितनी हो गई है? इतनी समय 8 है। कितनी है? 8 हो गई है। ठीक, इसको हटा दीजिएगा, ये गलत था, चेंज हो गया है। भारत संघ में कितने राज्य है? भारत संघ में जो कितने राज्य हैं? अपने संघ में कुल 28। क्या है इसमें? देखिए 9 दिया है, 9 गलत है। आपका क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। 28 राज्य, 8 है संघ राज्य हैं। ठीक, यूनियन टेरिटरी। ठीक है। लकवा द्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप का नाम बदलकर लक्षद्वीप किस वर्ष में संसदीय अधिनियम द्वारा किया गया था? आपका ये क्वेश्चन था 1973 में किया गया था। 1973 में किया गया था। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? संघ राज्य क्षेत्र में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? अभी देखिए इसमें से क्या शामिल नहीं है? इसमें जम्मू और कश्मीर दिया है जो कि गलत है। अब संघ राज्य क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर आपका शामिल हो गया है, इसको टेरिटरी बना दिया गया, बाकी सब थे, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ में आया? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें 37 हो गया। अब पूछ रहा 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से 14 राज्य, 6 राज्य, क्या 6 संघ राज्य क्षेत्र बने थे। मतलब कौन सा सही रहेगा? सी सही रहेगा आपका। फिर आ जाता है 38। 38 हो गया। 29 में क्या कहा गया है? 29 में ये तो आपका अभी पहला क्वेश्चन करवाए ही थे 1973 के द्वारा। 37 हो गया। 38 देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? क्या है? मत देने का अधिकार, जीवन का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, फिर उसके बाद क्या है? सरकार के अधिकासी, क्या है? अधिशासी निकायों के पास शिकायत करने का अधिकार। राजनीतिक अधिकार कौन सा नहीं है? जीवन का अधिकार। जो जीवन का अधिकार है वो राजनीतिक अधिकार नहीं है। समझ में आया? राजनीतिक अधिकार नहीं है।
जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण के तहत मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। विकल्पों में दिए गए अधिकार राजनैतिक अधिकारों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 40 में है, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया? मौलिक अधिकार था, मौलिक कर्तव्य को किस में शामिल किया गया था? 1952 की 1976 की? अभी देखिए ऑप्शन में अगला क्या ऑप्शन, 1979 की 1981। आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। वो कितना था? 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। क्या? संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में भाग 1 क्या है? भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़कर भारतीय नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, जिनकी संख्या 86वें 86 से संशोधन 2002 के बाद 11 हो गई। समझ में आया? अब आता है 41 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू हुआ, जो भारतीय संविधान लागू था कब हुआ था? भारतीय संविधान पूर्णतः अगर पूछा जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। फिर इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान अपनाया गया कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही अपना लिया गया था, पूर्णतः लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। समझ में आया? 43 नंबर, हमारे संवैधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था, मतलब संविधान स्वीकार किया गया था इसी दिन 26 नवंबर 1949 को, इसलिए महत्वपूर्ण दिन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 पे आते हैं, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम क्या है? संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? आपका कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? आपका आ जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन में इतना ज़्यादा संशोधन हुआ है, उसे कौन सा संविधान माना जाता है? मिनी संविधान संशोधन माना जाता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। क्या माना जाता है? मिनी संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। प्रस्तावना के साथ साथ कई संविधान संशोधन किए गए थे। बहुत ज़्यादा संविधान संशोधन हुआ था उस समय 42वें के द्वारा। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से अपनाई गई है। मतलब जिस देश में हो उसी देश के नागरिक रहोगे, ना कि दो नागरिकता आपके पास रहेगी। ठीक, इंग्लैंड से ली गई है, ऑप्शन नंबर ए। दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी जो नागरिकता है संघीय सरकार की, इसकी चर्चा पहले ही कर दिया गया था। यहाँ पे देखिए संघ मैंने लिखा ही है, इसकी चर्चा हो गई थी। इसके बाद आपका आता है कुछ 55 में कहा गया संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधानों से जो संबंधित है संविधान के भाग 2 में। भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक समाहित हैं। अनुच्छेद जो है मतलब भाग 2 में, भाग 3 में क्या मौलिक अधिकार हैं। ठीक, इसके बाद आ जाते हम लोग 56। निम्नलिखित में से क्या? निम्न का मिलान करिए। निम्नलिखित का मिलान जब करना है आपका हो जाएगा ए वाला। अब ए वाला क्या है?
देखिए, भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने का तरीका पंजीकरण से है। भारतीय नागरिकता को अंत करने का तरीका वंचित करने पर है। मूल अधिकार विधि के तहत समस्त तथा विधियों के समान संरक्षण। ठीक। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। किसके? कनाडा के। भारतीय संघवाद निकट है कनाडा के। अब देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान सभा ने अमेरिका या स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को ना अपनाकर, अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संघीय प्रणाली को ना अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अतः कहा जाता है कि भारतीय संघवाद कनाडा के निकट है। समझ में आया? जैसे भारत में एक ही नागरिकता होती है, कनाडा में भी एक ही नागरिकता होती है, दो नागरिकता नहीं होती है। चलिए 58 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन ही था, संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। समझ में आया? इसके बाद आपका आ जाता 59। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली है? फिर वही कनाडा से ली। बहुत बार पूछा गया है, संघीय आ जाए तो कनाडा चुपचाप ठोक देना है। समझ में आया? अब देखिए इसके बारे में पढ़ भी देते हैं। कनाडा के संविधान में सशक्त केंद्र के साथ संघात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान में भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश के हित में नहीं अपनाया गया है। मतलब जो देश के हित की बात कर रहा है, हम लोगों अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, पर अपने यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है। देश के हित के लिए इसको बोला गया एक ही नागरिकता होनी चाहिए, तो हम लोग कनाडा से इसको ले लिए थे। ठीक है। विधि का शासन, किसका? विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है? कहाँ की है? ब्रिटेन की। विधि के जो शासन है ब्रिटेन की है। विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की, विधि की सर्वोच्चता इंग्लैंड की संस्थाओं की प्रधान विशेषता है। इंग्लैंड की संस्थाओं का प्रधान विशेषता है। विधि के शासन का सीधा अर्थ है कि इंग्लैंड में विधि का शासन है, ना कि किसी व्यक्ति के निरंकुश इच्छा का। इंग्लैंड में किसकी शासन है? विधि का, मतलब नियम का शासन है, ना कि कोई व्यक्ति का मन कहे जो कहे वो कर ले, वो वाला शासन नहीं। कोई व्यक्ति चाहे कितने भी उच्च पद पर पदासीन क्यों ना हो, विधि के नियंत्रण से मुक्त नहीं है। विधि की दृष्टि से सभी नागरिक समान, मतलब कानून के दृष्टि से सभी नागरिक समान है, भले वो कितने भी बड़े पद पे हो, उसको समान ही अधिकार है। समझ में आया? 61। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता? भारत के संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। इसमें से आंसर मतलब कोई नहीं है। क्या? कोई नहीं है। मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष वही थे, भीमराव अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनमें से जितने हैं कोई नहीं रहेगा। इसके बाद थकान तो आ ही गई होगी, सुनते सुनते हमें बोलते बोलते थकान आ गई है। ठीक है। 63 नंबर। भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं किया जा सकता है? आपका संप्रभुता क्या है? भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा, शासन की संसदीय प्रणाली 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। समझ में आया? अब देखिए पढ़ देते हैं। भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों के संप्रभुता, भूभागी अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल हैं। इन्हीं अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता है। S.R. बोम्मई के केस में उच्चतम न्यायालय ने
इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया है। हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? यूएसए के, मतलब अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है यहीं पे हम लोग पढ़ लेते हैं, मतलब भूलना नहीं है। अमेरिका के संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा 1 हो गया, मौलिक अधिकार 2 हो गया, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोच्च है 3 हो गया, उपराष्ट्रपति के संबंधित व्यवस्था 4 हो गया, राष्ट्रपति एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया प्रणयन की गई है। समझ में, राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाएगा और मुख्य न्यायाधीश मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कैसे हटाया जाएगा, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक, इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? ये जो था जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार दिया गया था, अब विशेषाधिकार जम्मू कश्मीर का ख़त्म हो गया है। अब यहाँ भी संसद इससे पूछने की ज़रूरत नहीं है, जो करेगी पूरे भारत में लागू हो जाएगा। यही अलग था, 370 हटा दिया गया, इसका मतलब नहीं रह गया। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा गया था, बट 370 हटा बाद में जाके, इसीलिए क्वेश्चन गलत रहेगा। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, 67 में संघ सूची में कितनी मदे संघ सूची में कितनी है, मतलब सी वाला 97। अब देखिए 97 विषय हैं। अब क्या संघ सूची के कितने विषय हैं? 97 विषय। विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। सूचियाँ उनमें से विभाजित विषयों की संख्या है। जैसे संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 विषय हैं, समवर्ती सूची 47 है। अब देखिए क्या है, अब बात करेंगे संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। संघ सूची, अब इसको देख लीजिए। संघ सूची जो होता है इसमें केंद्र सरकार की सभी शक्तियों का वर्णन किया गया है, केंद्र सरकार के अधिकार का वर्णन किया जाता है। राज्य सूची में राज्य सरकार की वर्णन किया जाता है। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य के दोनों के अधिकार का वर्णन किया जाता है, मतलब दोनों के अंतर्गत आते हैं, पर आखिरी निर्णय जो आखिरी मत होता है वो केंद्र के ही हक में जाता है। समझ में आया? ये होता है। फिर इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन में स्थानीय सरकारें आधार पर हैं। स्थानीय सरकारें आधार पे हैं किसके? लोकतंत्र का आधार है। जो स्थानीय सरकारें हैं किस आधार के हैं? लोकतंत्र के आधार के हैं। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाता है, लगभग 72 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 69, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वयस्क अधिकार के ही विपरीत जाती है? क्या विपरीत जाती है? जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? जैसे दलीय पार्टी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, जाति व्यवस्था, आर्थिक प्रणाली, मतलब जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत के संबंध में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। जो हम लोगों का भारत स्वतंत्र हुआ जब, तो एक ही सबकी आशा थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जब स्थापित हो जाएगी हमारे भारत में जाति व्यवस्था जो है, जाति व्यवस्था का प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। पर ये असफल रहा, जाति व्यवस्था समाप्त ना हो पाई, बट धीरे धीरे अब समाप्त हो रही। जितने ज़्यादा शिक्षित होंगे समाज में उतने तेज़ी से जाति व्यवस्था समाप्त होगी। किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। सही बात है। आज जब भी किसी भी राज्य में सरकारें चुनी जाती, मतलब चुनाव रहता है, उस समय समीकरण बनाया जाता है किस जाति की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है, उसी जाति के सांसद और विधायक को उतारा जाता है। सरकार खुद नहीं चाहती है जाति व्यवस्था को ख़त्म करना। समझ में आया? ये ऐसी ही बात है। बट जब सब शिक्षित हो जाएंगे तो अपने आप ही
खत्म हो जाएगा। लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, ये भी जरूरी है। अवसर की समानता, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, ये भी जरूरी है। अधिकारों का संरक्षण, अधिकार का भी संरक्षण होना चाहिए, ये भी जरूरी है। मतलब सभी, उपरोक्त सभी। किस प्रकार की सरकार निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव पर आधारित होती है, जिसमें तत्कालीन सत्ताधारियों की हराने का निष्पक्ष उचित अवसर हो? किस प्रकार की सरकार? लोकतांत्रिक में। 72 नंबर क्वेश्चन पे एक बी वाला देखिए, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अवसरों द्वारा खींची निर्धारित सीमाओं के भीतर ही काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार निरंकुश सरकार कर ही नहीं सकती, राजतंत्रिक कर ही नहीं सकती, अधिकारवादी कर ही नहीं सकती, लोकतांत्रिक ही कर सकती है। जो उसको लिख दिया जाएगा लोकतंत्र में, उसी के आधार पे वो कार्य करेगी। ठीक, ये आप लोगों का क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन था टोटल हमने करवा दिया। आज तक का पूछा गया था क्वेश्चन, मतलब 72 क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो पूछा गया है 2006 से लेकर के 2019-20 में, समझ में आया? 2019-20 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये आप लोगों के सामने टोटल क्वेश्चन करवा दिया गया है। इसको क्या करना है? क्वेश्चन को देखना है ध्यान से और सुनना है। बार बार सुनेंगे, क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, एग्जाम में जाके अच्छा करके आएंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।